सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। स्वागत है आपका सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, जल्दी ही आएगा और वो सरप्राइज आपके सामने है। एक श्रृंखला आ रही है जिसमें हम ऐतिहासिक घटनाएं, जो बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज हैं, उनकी एक ब्रीफ चर्चा आपके सामने रखेंगे। और ये जरूरी तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि परीक्षाओं के लिए आपकी बहुत उपयोगी रहेगा। और साथ ही साथ जो ड्यू रिस्पेक्ट है इन महानुभाव लोगों के लिए, वो हम पे कर पाएंगे, ट्रिब्यूट पे कर पाएंगे। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, क्या भारत क्या पाकिस्तान, सीमाओं के बंधन को तोड़कर जिस भगत सिंह ने सारे कीर्तिमान स्थापित कर दिए हों, एकमात्र ऐसी पर्सनैलिटी है भगत सिंह जिनका नाम पाकिस्तान में भी हर गली हर चौराहे में बहुत इज्जत से लिया जाता है। चौक चौराहों के नाम है इनके नाम से, यह आपको ध्यान में रखना है। भगत सिंह ऐसी पर्सनैलिटी हुए हैं बच्चे जिन्होंने गांधी के फेम को भी सरपास कर दिया ड्यूरिंग द टाइम ही वॉज इन जेल। तो भगत सिंह का शुरुआती जीवन बहुत ही ज्यादा प्रेरणाओं से भरा हुआ है। शुरुआती जीवन का 23 साल का छोटा सा जीवन है और इस लड़के ने हम सब के दिलों को जीत लिया। और जब तक ये देश है, जब तक ये भूभाग है, भगत सिंह हमारे दिलों में यूं ही राज करते रहेंगे। और इसी तरह मैं इसी नोट पे उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए उनका जो लेक्चर है ये उसे शुरू करना चाहूंगा। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह दो वेशों में दिखाई देते हैं। एक तो कंप्लीटली केशों के साथ सिख परंपरा में जैसा चलता है, और दूसरा भगत सिंह ये वाले जब उन्हें अपने केश हटाने पड़े, अंडरग्राउंड रहे साल भर से ज्यादा लंबे समय के लिए, तब भगत सिंह ने ये वाली अपनी भूमिका अडॉप्ट की थी। भगत सिंह के शुरुआती जीवन की अगर मैं बात करूं तो भगत सिंह का जन्म देखिए, हालांकि मैंने स्लाइड में 27 सितंबर डाल दिया है, लेकिन 28 सितंबर भी डेट मिलती है और इसे माना जाता, दोनों ही तिथियां आपको मिलेंगी क्योंकि थोड़ा सा इस बात को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबल डेट 28 सितंबर की है। 1907 में पंजाब के लयालपुर जिले के अंदर हुआ था और गांव का नाम क्या था उनका? बंगा गांव। कौन सा गांव था? बंगा गांव के अंदर भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह के पिताजी का नाम किशन सिंह और भगत सिंह की माताजी का नाम विद्यावती कौर था। ठीक है, ये जिस फैमिली में जन्मे थे ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी फैमिली थी। बचपन से ही आप देखोगे इनने वो माहौल देखा अपनी फैमिली के अंदर। इनके दादाजी भी जो थे अर्जुन सिंह, वो भी एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे। साथ ही साथ पिताजी मैंने बताया, चाचा जी अजीत सिंह, इनके एक चाचा है अजीत सिंह, वो भी बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी हैं। इवन जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, कहते हैं भगत सिंह के पिता और चाचा जेल में थे। एक बिल आया था कॉलोनाइजेशन बिल, उसके विरोध के चलते भगत सिंह जो है, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी को जेल में डाल दिया गया था। तो अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाए जिस दिन जन्म हुआ। ठीक है, हालांकि बाद में जमानत में छूट कर आ गए। तो ये सारी जानकारी आप देख लीजिएगा, वही है। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़े, इसलिए बचपन से ही घर के अंदर देशभक्ति का माहौल भगत सिंह को मिला। ये इनके बचपन की फोटो है भगत सिंह की। देखिए, ये युवावस्था की फोटो है, ये जेल के अंदर फोटो है, ये ग्रुप फोटो में भगत सिंह आपको मिल जाएंगे। और ये तब की फोटो है जब भगत सिंह ने अपने केश रिमूव करवाए थे। अच्छा, जो शुरुआती शिक्षा है सब जानते हैं, पहली गुरु कौन होती है? सभी की मां होती है पहली गुरु। और विद्यावती कौर ने तो ऐसे संस्कार भगत सिंह के अंदर भरे कि आपको बचपन के दिनों में ही, जब ये अपने प्राइमरी एजुकेशन के लिए दाखिला लेने जाएंगे, क्या उम्र होती है सोचिए प्राइमरी एजुकेशन में, जब भगत सिंह दाखिला लेने पहुंचेंगे तो ये ब्रिटिश स्कूल में दाखिला लेने से मना कर देंगे, ये कहते हुए कि मुझे कतई मंजूर नहीं कि मैं एक ब्रिटिश विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करूं, और इसलिए इनका जो एडमिशन है वो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय में कराया जाएगा। ऐसे थे हमारे भगत सिंह। बचपन से ही भगत सिंह का रुझान सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इश्यूज, राजनीतिक, सामाजिक और आप देखेंगे आर्थिक विषयों पर इनकी विशेष रुचि थी। ठीक है, और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने इन विषयों में रुचि लेना शुरू कर दिया था। एक किस्सा याद आता है भगत सिंह का मुझे इस स्लाइड को देखकर। एक बार भगत सिंह के पिताजी आम के बीज बो रहे थे ताकि वो वृक्षों में परिवर्तित होकर ढेर सारे आम उपज सके, और भगत सिंह पहुंच गए, छोटी अवस्था, 9-10 साल के नन्हे भगत सिंह, और पिताजी से पूछा कि ये क्या हो रहा है? पिताजी ने कहा, भाई आम का पौधा तैयार किया जा रहा है, इससे आपको ढेर सारे आम खाने को मिलेंगे। बोले एक बीज से इतने सारे आम? बोले हाँ। अब अंग्रेजों के प्रति भगत सिंह का इमोशनल सेंटीमेंट देखिए क्या है, कैसा है, देशभक्ति क्या है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे युवाओं ने भगत सिंह को दिलेरी और दबंगई का एक प्रतीक बना के छोड़ दिया है। बस बुलेट में स्टिकर चिपका लो, कहीं गुंडई जतानी हो तो टी शर्ट पहन लो। दुर्भाग्य है कि हम सहेज के नहीं रख पाए इन्हें। हमारे दिलों में राज करना चाहिए इन लोगों को। 10 साल के भगत सिंह का इमोशन फील करिए आप,
भाग के घर गए और वहां से पिताजी की रिवॉल्वर लेके आ गए और गड्ढा खोद के रिवॉल्वर दबाने लगे। ये देखिए वही दृश्य इसमें दिखाया गया, हाथ में रिवॉल्वर है उनके। पिता ने कहा ये क्या कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य हुआ इनको। भगत सिंह ने कहा कि मैं भी एक पेड़ चाहता हूं, ये बड़ा होकर रिवॉल्वर पैदा करे, फल दे रिवॉल्वर के। उन्होंने कहा क्या करेगा इतनी सारी बंदूकों का? बोले समूची ब्रिटिश हुकूमत को भून के रख दूंगा। ये सेंटीमेंट है भगत सिंह का, 10 साल के भगत सिंह का। 5 वर्ष की अवस्था से भगत सिंह अपने मित्रों के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, बाकी की चीजों में इंडल्ज हो रहे हैं। 1919 का साल आया, भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 से 13 वर्ष है और भगत सिंह के सामने ये घटना होगी जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं। हम सब इस घटना से परिचित हैं। 13 अप्रैल 1919 रेनॉल्ड्स डायर की ये क्रूरता जो भारत में देखी गई, खासतौर पे अमृतसर के जलियांवाला बाग में 5000 से ज्यादा लोगों को, इकट्ठी भीड़ को भून दिया गया, सारे नियम कानून कायदे ताक में रखते हुए। और इस घटना में आप देखेंगे लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों की प्रत्यक्ष रूप से मरने की खबर आई। भगत सिंह ने, 12 वर्ष के भगत सिंह ने जब यह घटना सुनी, अपने घर से दौड़ लगाकर पैदल अमृतसर पहुंचे और वहां से खून में सनी हुई मिट्टी बोतल में भर के लाए प्रतीक के रूप में। भगत सिंह को झंझोड़ के रख दिया था इस घटना ने। एक बच्चे पे क्या बीती होगी। अगले ही साल आप देखो पूरे देश में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। भगत सिंह के चेहरे में एक मुस्कुराहट, गांधी से उम्मीद। गांधी को बहुत आइडियलाइज करते थे शुरुआती दिनों में भगत सिंह। गांधी ने टारगेट दे दिया कि 1 साल के अंदर पूरे देश को आजाद कराएंगे अंग्रेजों से, और भगत सिंह लोग फूले नहीं समा रहे थे इस जानकारी से। भगत सिंह की अपने स्तर पे बच्चे होने के बाद भी जितनी सहभागिता दे सकते थे उन्होंने दी, ठीक है। तो आंदोलन हुआ, लेकिन फिर एक घटना हो गई, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में जब गांधी जी ने सिंगल कॉल में पूरा आंदोलन वापस लिया, तो भगत सिंह जैसे लाखों युवा इस देश के हताश हो गए, बच्चे हताश हो गए, बहुत सारे नेता हताश हो गए। और यहां से आप देखोगे भगत सिंह और गांधी की जो आदर्श के मार्ग हैं वो अलग अलग हो गए, आइडियोलॉजिकल मार्ग अलग अलग हो गए। भगत सिंह इसका विपरीत सोचने लगे थे। भगत सिंह अब युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे थे। भगत सिंह 14 की अवस्था को पार कर गए और शुरुआती दिनों में जब कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया तो उनका सामना हुआ बहुत अच्छे मित्रों से। जब वो कॉलेज गए तो इस समय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो चरम पे थी, और उन्हें कॉलेज में सुखदेव और भगवती चरण बोहरा जैसे मित्रों का साथ मिला। इससे भगत सिंह के राष्ट्रवादी विचार 7वें आसमान पे जा चुके थे। अब भगत सिंह रुकने वाले नहीं थे, पीछे मुड़कर रास्ता देखने वाले नहीं थे, ठीक है। अगली स्लाइड में मैरिज का डिस्कशन जरूर आता है। देखो एक उम्र आती है, एक युवावस्था आती है जब घर वालों की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और उन दिनों तो बहुत जल्दी शादी का प्रेशर आना शुरू हो जाता था, 15-16 की उम्र से ही। भगत सिंह ने यह कहते हुए अपनी शादी करने से मना कर दिया कि अगर मेरी शादी आजाद भारत में नहीं हुई तो मेरी शादी मौत से हो चुकी है ऑलरेडी। मैं शादी नहीं कर सकता, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मेरा भरोसा नहीं मैं किस दिन रात में घर न लौटूं, मैं अपने आप को इस धरती के लिए समर्पित कर चुका हूं। सो ही डिनाइड टू मैरी। ओके, नाउ कानपुर में 16 वर्ष की अवस्था के जब भगत सिंह हुए तो 1923 में कानपुर में रहे, और यहां वो संपर्क में आए गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनके कई सारे अखबार चलते थे, और भगत सिंह ने भी कानपुर में रहकर, आप देखेंगे बलवंत सिंह के नाम से गोपनीय तरीके से उनके अखबारों में आक्रामक और उग्र लेख लिखे, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके बाद 1926 में आप देखोगे भगत सिंह ने कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन कर ली, और कीर्ति किसान पार्टी की एक पत्रिका हुआ करती थी जिसे हम कीर्ति पत्रिका के नाम से जानते थे। यहां पे भी भगत सिंह ने उग्र और आक्रामक लेख लिखे। भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी थी वो समाजवाद और साम्यवाद की तरफ झुकाव लेती जा रही थी। भगत सिंह लेनिन और कार्ल मार्क्स से बहुत गहरे तौर पर प्रभावित होते जा रहे थे, और इसलिए आप देखोगे कि भगत सिंह ने 1926 में एक संगठन का निर्माण किया, नौजवान भारत सभा। इस संगठन का प्राइमरी मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? किसानों और मजदूरों को संगठित करना, एक साथ लाना। अब देखो ये साम्यवादी विचार ही है जहां पे गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की बात हो रही, ना किसी धर्म की बात हो रही, ना जाति की बात हो रही, ना समाज की बात हो रही। और इसलिए आप देखोगे जब ये सब हरकतें होने लगी तो अगले ही साल भगत सिंह ब्रिटिशर्स की नजरों में आ गए और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। 1927 में 20 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह पहली बार जेल जाएंगे, और उस जमाने में सोचो आप, भगत सिंह की जमानत में 60,000 रुपए का खर्चा है।
इनके पिताजी जमानत लेंगे और उन्हें जेल से बाहर कराएंगे। लेकिन अब भगत सिंह पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं थे। तभी एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। 1927 में जेल से बाहर आते ही आप देखोगे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, लखनऊ के समीप एक रेलवे स्टेशन था जहां पे एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि एक ऑलरेडी वर्किंग संगठन था, 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े नामों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। भगत सिंह इनके बारे में सुनते रहते थे, इनसे प्रेरणा लेते रहते थे। सचिंद्र नाथ सान्याल को तो वो क्रांतिकारी गुरु मानते थे अपना। और सचिंद्र नाथ सान्याल के गुरु कौन थे? प्रताप सिंह बरहट। देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट डलवा दिया है, इसको प्लीज आप अच्छे से देख लेना। एचआरए की नेतृत्व में लूट हुई थी। एचआरए की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल, जिनके गुरु प्रताप सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट का भी नाम याद रखना है ना, एक 25 साल का युवा क्रांतिकारी जिसने हार्डिंग के हाथी पे फेंक के बम मारा था दिल्ली दरबार के दौरान। ये वही व्यक्ति हैं। रास बिहारी बोस के संरक्षण में जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, किसने किया था? प्रताप सिंह बारहट। ये छोटे छोटे नाम भुला दिए गए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये। भुला दिए गए, ना किसी को भारत रत्न दिया गया, ना वो सम्मान दिया गया। पीड़ा है इस बात की, होना चाहिए था। लेकिन देखते हैं आगे आने वाले समय में शायद जनरेशन बदले, पौध बदले और इनके महत्वों को समझे। एनीवेज ये हुआ और इसकी सजा सुनाई गई 1927 में। क्या सजा सुनाई गई? राम प्रसाद बिस्मिल समेत 3 लोगों को फांसी की सजा और 100 लोगों को आजीवन कारावास। इस बात ने भगत सिंह को चिंतित कर दिया कि अब बेचारे खतरे में हैं। वो संगठन जिससे मैं प्रेरणा लेता था, जिसमें मेरे आइडियल्स काम कर रहे हैं, अब भगत सिंह चिंतित हो उठेंगे और उनका पूरा ध्यान होगा एचआरए के नवनिर्माण पे, उसके पुनर्गठन पे। और इसके लिए भगत सिंह संपर्क साधेंगे चंद्रशेखर आजाद से, जो अभी भी स्वतंत्र थे, क्योंकि आजाद पकड़े नहीं जाते। आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। तो ठीक है, चंद्रशेखर आजाद हालांकि काकोरी कांड में शामिल थे लेकिन पकड़ में नहीं आए। जब एक बार आजाद से मुलाकात हो गई तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि 8-9 सितंबर को एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ये एक गुप्त मीटिंग थी, रात्रि के समय ये मीटिंग रखी, इसलिए मैंने दोनों डेट लिखी, 8 और 9। लेट नाइट चली ये मीटिंग। और इस मीटिंग में बहुत ही गहन चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया। भगत सिंह ने सजेस्ट किया कि एचआरए के नाम पे HSRA जोड़िए, सोशलिस्ट शब्द डलवाइए, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बन चुकी थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और अब इनके अपने टारगेट थे, सब कुछ था, काम करने वाले थे। लेकिन इसी के कुछ समय बाद 1928 के साल में ही, देखिए सितंबर में ये सब कुछ हुआ और अक्टूबर में एक आयोग आया था देश के अंदर, जिसे साइमन आयोग कहते थे। और आपने वो नारे सुने होंगे, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन का जो जोरदार विरोध लाहौर में हुआ लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। और यहां पर एक आदमी का नाम आप याद रखना, स्कॉट, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। इसके आदेश में जो एएसपी था, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स, वो लाला जी के ऊपर लाठियां लेकर टूट पड़ा। 50 पुलिसकर्मियों ने लाला जी के सिर में प्रहार किया, जानबूझकर टारगेट करके, और अस्पताल में आधे घंटे बाद लाला जी का देहांत हो गया। लाला जी ने मौत के समय कहा कि मेरे सिर पे पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। यह सब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की आंखों के सामने हुआ था। डेट थी 17 नवंबर 1928 और प्रण ले लिया भगत सिंह ने कि इसका प्रतिशोध होगा, इसका बदला होगा, स्कॉट को मरना होगा। ठीक है, और अब स्कॉट की रेकी शुरू। टोटल ये पूरा साइमन कमीशन का दृश्य देखिए आपके सामने। ये लाला जी हैं, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत, भगत सिंह के चाचा जी के बहुत अच्छे मित्र लाला लाजपत राय। यह सब कुछ हुआ। अब ये पूरा सिनेरियो होने के बाद सॉन्डर्स की हत्या का प्लान बनाया गया। सॉन्डर्स नहीं, दरअसल स्कॉट को मारने वाले थे। सॉन्डर्स गलती से खत्म हुआ। भगत सिंह के एक स्टेटमेंट में इस बात को लेकर पश्चाताप भी दिखता है कि हम मारने स्कॉट को गए थे, गलती से मरा कौन? सॉन्डर्स। गलत आदमी, क्रांतिकारी हैं लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, जिम्मेदारी से करना चाहिए। हालांकि दोषी तो सॉन्डर्स भी था, तो इस बात को लेकर संतोष बना लिया गया था कि चलो स्कॉट ना सही सॉन्डर्स। लेकिन मारने की योजना किसे थी? स्कॉट की। मरा कौन? सॉन्डर्स, एडिशनल एसपी ऑफ पुलिस। पूरे पुलिस में हड़कंप मच गया भाई साहब, और सब भगत सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहते थे और इसीलिए भगत सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। और यहां पे आप देखेंगे नाम आएगा दुर्गा भाभी का। दुर्गा भाभी
किसकी? भगवती चरण बोहरा की पत्नी, भगत सिंह के कॉलेज के समय के मित्र। बोहरा शहीद हो चुके हैं। बोहरा की मृत्यु हुई थी बम परीक्षण के दौरान, लेकिन उनकी पत्नी 60-60 लोगों का खाना बनाती थी। यार ये औरत, सैल्यूट है दुर्गा भाभी को। 60-60 लोगों का खाना, क्रांतिकारियों के डब्बे जाते थे, बंदूकें राजस्थान से, भिंड, भिंड से यहां वहां, पूरा सप्लाई कौन कर रही है? एक महिला, दुर्गा भाभी। इन्होंने साथ दिया, और तभी आपको भगत सिंह का जो ये वाला स्वरूप है, जो ये आप देखते हो दाढ़ी और मूछ में, ये देखने को मिलेगा। एक जेंटलमैन, हाई सोसाइटी जैसा ब्रिटिशर सोचते थे, जैसी उनकी सोच थी, वो वेश रख के जाएंगे, दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनेंगी, मतलब दिखावे के लिए। और साथ में राजगुरु नौकर का वेश रख के जाएंगे, और लाहौर से कलकत्ता, ये कलकत्ता मेल से फरार होंगे। 1 साल अंग्रेजों को हवा नहीं लगी थी कि भगत सिंह कहां है। टोटल फरारी, हाथ भी नहीं लगा पाते अंग्रेज, अगर भगत सिंह स्वयं ना चाहते कि मैं क्या करूं, अपनी गिरफ्तारी दूं। 1929 का साल, 2 बड़े बिल आए, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। दोनों ही बिल जनता के गला घोटने वाली प्रवृत्ति के थे, और भगत सिंह ने कहा, HSRA में डिस्कशन हुआ कि इसके विरोध में हमें कुछ करना चाहिए। क्या कर सकते हैं भाई? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बहरों के कान में धमाका गूंजे। और डिसाइड हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये दोनों धमाका करेंगे सेंट्रल असेंबली हॉल में, जो कि दिल्ली में था। चलती हुई असेंबली में एक लो इंटेंसिटी बम फेंककर धमाका किया गया। भगत सिंह की शर्त यह थी कि धमाका किया जाएगा, लेकिन जन क्षति नहीं होनी चाहिए, जनहानि नहीं होनी चाहिए। तो जानबूझ के खाली बेंचेस की तरफ ये फेंका गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन धमाका बहुत जोरदार था। पूरे हॉल में भगदड़ मच गई, धुआं धुआं हो गया सब। भगत सिंह चाहते तो यहां से निकल के भाग सकते थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी देनी थी। क्यों देनी थी गिरफ्तारी? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग से, अखबारों के माध्यम से जनता तक हमारे मैसेज पहुंचे, हमारे विचार पहुंचे। इसीलिए इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो ये अंतिम बार था जब भगत सिंह 8 अप्रैल 1928 को गिरफ्तार होंगे। जेल में रहते हुए भी आप देखो, लगभग 2 साल भगत सिंह जेल में रहे, और इन्होंने जबरदस्त अभियान चलाए, बहुत गजब के अभियान चलाए। जेल में जो भारतीय कैदियों के साथ अन्याय होते थे, सड़ा हुआ खाना, गंदा खाना, कोई हाइजीन नहीं, गंदे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें नहीं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी कैदियों को सारी 5 स्टार सुविधाएं उपलब्ध थी। 63 दिन का भूख हड़ताल, अभी तक की हिस्ट्री में सबसे लंबा भूख हड़ताल इन क्रांतिकारियों ने किया, इन सिरफिरों ने किया। और इस 63 दिन के हड़ताल में जतिन दास, इनकी मौत हो गई। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी, 300 से ज्यादा किताबें। और इवन जिस दिन भगत सिंह की फांसी का दिन भी था, फांसी से ठीक पहले वो एक किताब ही पढ़ रहे थे, हम उसकी भी बात करेंगे। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह की फांसी अनाउंस कर दी गई, और इसके बाद देश का जो माहौल बना, जनता अनकंट्रोलेबल हो गई। जैसे जैसे, अच्छा फांसी की डेट क्या अनाउंस की गई थी? 24 मार्च 1931। और जैसे जैसे ये डेट नजदीक आ रही थी, पूरे देश में एक अजीब सा तनाव विकसित होता जा रहा था। जनता सड़कों पर उतरने लगी थी। भगत सिंह का सेंटिमेंट, भगत सिंह का इमोशन बहुत हाई था जनता के बीच। अंग्रेजों ने आनन फानन में ऐसी परिस्थितियों में भगत सिंह को फांसी दी है कि सोचने से भी रूह कांप जाती है। नियत दिन से 1 दिन पहले 4:15 बजे भगत सिंह के बैरक में एक व्यक्ति जाता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी है, तैयार हो जाओ। प्रोटोकॉल होता है, नहाना वगैरह पड़ता है, सब कपड़े बदले जाते हैं। भगत सिंह उस समय किताब पढ़ रहे थे। किसकी? क्लैरा ज़ेटकिंस के द्वारा लिखी गई एक किताब, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। भगत सिंह ने कहा, 1 पन्ना बाकी है, पूरा कर लेने दो। एक क्रांतिकारी की क्रांतिकारी से भेंट हो रही है। क्यों मुस्कुराते हुए? उसने कहा जी बिल्कुल। और भगत सिंह ने वो पन्ना पूरा किया और उसमें फोल्ड मार दिया कि इनकेस लौट के आया तो यहां से पढ़ूंगा। शायद ये विचार रहा होगा, पढ़ने के इतने शौकीन थे। लेनिन, कार्ल मार्क्स, इनसे प्रभावित। एनीवेज, किताब का नाम आप याद जरूर रखिएगा, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। भगत सिंह जिस समय तख्त की तरफ बढ़ रहे थे, उनके परिवारजनों को तक इन्फॉर्म नहीं किया गया था। भगत सिंह का सारा परिवार जेल के बाहर दीवार में खड़े होकर रो रहा था। जब वो तख्त की तरफ बढ़े तो कैदी अपने बैरक से एक झलक पाने के लिए भगत सिंह की होड़ लगाए बैठे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना सच में गाया गया है भाई। माई रंग दे बसंती चोला,
ये वो गाना है, ये वो जय घोष है जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी मौत के ठीक पहले गाया। एक ऐसी फांसी जिसमें जल्लाद को भी पसीना आ जाए। पूछा गया तख्त पे खड़े होने के बाद कि कोई आखिरी इच्छा, भगत सिंह ने कहा, ये काला कपड़ा और हाथ नहीं, हाथ खुले चाहिए भाई अपन को, जो है सीधा है। प्रोटोकॉल अलाउ नहीं कर रहा था, काले कपड़े के लिए तो नहीं माने जो जेलर थे, लेकिन उन्होंने हाथ खोले रखे। तीनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और पूरा जेल इंकलाब जिंदाबाद के जय घोष से गूंज पड़ा। यहां से 3 लड़के चिल्लाते, वहां बैरक में अंदर पूरे कैदी चिल्लाते। कहते हैं कि सेंट्रल जेल से 600 मीटर की दूरी तक जहां पे ये मकान थे, इनके जय घोष सुनाई दी। मर्म से भर गया, जल्लाद को पसीने छूट गए। और 7:33 में 23 मार्च, तय समय से एक दिन पहले, कभी सूर्यास्त के बाद फांसी नहीं होती, लेकिन भगत सिंह के साथ ये हुआ। भगत सिंह तो वो एंटिटी है जिनके साथ उनके शरीर छोड़ देने के बाद भी जस्टिस नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उनके शरीर को पीसेस में काटा था ताकि कोई स्मारक ना बना ले, कहीं से कोई आइडियलाइज ना कर ले, और जेल की दीवार तोड़कर रावी नदी में बहाने का इनका प्लान था। वो तो भला उस जनता का जिसकी रात के अंधेरे में नजर पड़ गई और इन्होंने दौड़ा लिया अंग्रेजों को, उसी छत विछत अवस्था में कटे हुए शरीर छोड़कर इन्हें भागना पड़ा। तब अगले दिन भगत सिंह का अंतिम संस्कार हुआ और लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। सो दीज आर द आइडियल्स जिनको रिमेंबर किया जाना चाहिए। एक कष्ट होता है, दुख होता है जब ये हुआ नहीं। और इस बीच गांधी इरविन समझौता, जिसका बहुत राजनीतिक विवाद बनता है, बट उसका डिस्कशन कभी और करेंगे। एक लंबी चर्चा है उसमें भी, उसमें अलग अलग पहलू है, लेकिन ये बात तो सही है कि इसकी पीड़ा होती है कि गांधी बचा सकते थे लेकिन बचाया नहीं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। 23 मार्च को इन तीनों ही वीर सपूतों के याद में हम क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। वीर कभी शहीद नहीं होते, वीर अमर रहते हैं। तो ये एक परिचय था भगत सिंह का, छोटा सा जीवन परिचय, उनके जन्म से अमरता तक का। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।